स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का तीसरा अध्याय पृथ्वी की गतियां। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को समझेंगे, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति व परिक्रमण गति। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अक्ष पर घूमने का मतलब होता है पृथ्वी का अक्ष है ये, ठीक है, और इसके ऊपर ही घूमना यूँ क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाती है। और परिक्रमण गति क्या कहलाती है, सूर्य के और चारों तरफ एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, एक स्थित कक्ष में घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। और अपने ही अक्ष पे घूमना, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगाती है, तो अपने अक्ष पे जो घूमती है वह घूर्णन गति कहलाती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो हमने अभी अक्ष बनाया था वह क्या है, काल्पनिक रेखा है, ऐसी बनी हुई नहीं है, बट ये काल्पनिक रेखा है ताकि समझ में आ सके, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय सतह क्या हो गई, ये इसकी कक्षीय सतह है और ये इसका अक्ष हो गया, तो यहाँ पे इससे इसका कोण कितना बनता है, 66.5। आगे बढ़ते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। हमने अभी देख लिया समतल कौन सा होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोल के समान है, गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। हम चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि आधे पार्ट में ही, आधे भाग में ही पृथ्वी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करती है, आधे में अंधेरा रहता है। फिर ये घूर्णन गति के द्वारा दिन और रात में तब्दील होता जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से जो दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रदीप्त वृत्त कहलाता है या फिर प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। वह वृत्त जो अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और पृथ्वी की वह दैनिक गति होती है। चित्र में दिन और रात दिखाया गया है और हमने प्रदीप्त वृत्त भी देख लिया है। प्रदीप्त वृत्त जहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, और विषुवत वृत्त जहाँ पे रोशनी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जो हमने अभी देखा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण वहाँ उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी अक्ष पर घूमती है ताकि दिन और रात सूर्य का प्रकाश लगातार अपना क्षेत्र बदलता रहे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। जो सूर्य के ओर चारों तरफ परिक्रमा लगाती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन को ही मानते हैं। उस 6 घंटों को हम नहीं जोड़ते। उस 6 घंटों को हम क्या करेंगे वे हम बाद में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे आओ करके कुछ सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें। आप ये घर पे कर सकते हैं। और गेंद को शहर एक्स
को दिखाने के लिए निशान बनाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा रहे और गेंद जब बाएं से दाएं घुमाएं, जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा और गेंद को घुमाना जारी रखते हुए बिंदु एक्स को धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है तो वहाँ सूर्यास्त हो जाएगा। चित्र 3.3 देखेंगे। सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है जो चारों तरफ हम देख रहे हैं। पृथ्वी यहाँ पे है पहले, तो यहाँ पे शरद ऋतु, दक्षिण ध्रुव है और वहाँ पे बसंत ऋतु और 21 मार्च यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? 21 मार्च को विषुव कहते हैं। फिर पृथ्वी सीधे जहाँ पे प्रकाश में आ रही है, दक्षिणायन 22 दिसंबर को होता है। इसी प्रकार पृथ्वी का पूरा दृश्य दिखाया गया है। उत्तरायण कब होता है? 21 जून को होता है और उसकी पृथ्वी का परिक्रमण दिखाया गया है और ऋतु जो चेंज हो रही है वो दिखाई गई है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिनों के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जो भी हमने 6 घंटे अभी आपने पढ़ा था कि पृथ्वी चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन का समय लगाती है, तो 1/4 का मतलब हो गया 6 घंटे। वही 6 घंटे जब 4 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, मतलब कि एक दिन बन जाता है। तो वह एक दिन हर एक 4 वर्ष बाद हम फरवरी माह में जोड़ देते हैं, इसलिए हर 4 महीने में फरवरी माह में 29 दिन आते हैं और उस 29 दिन वाले वर्ष को क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि उसमें 366 दिन हो गए। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अगला लीप वर्ष 2020 अभी हमने देखा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष पे एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आओ करके कुछ सीखें। क्या आप जानते हैं एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति बनेगी वह दीर्घवृत्त कहलाएगी। चित्र 3.3 में आपने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन सब क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। तो सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। सबसे छोटी रात, और वह सबसे छोटी रात भी होगी। सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात भी वही होगी। पृथ्वी को इस अवस्था को उत्तरायण कहा जाता है। मतलब कि 21 जून को क्या कहा जाता है? उत्तरायण कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री जो होती है, ये होती है कर्क रेखा। नीचे होती है
नीचे 23.5 डिग्री पे जो होती है उसे कहते हैं मकर रेखा। ये झुकी हुई होती है पृथ्वी, यहाँ पे होता है सूर्य। जब यहाँ पड़ती है तो अवस्था अब अलग अलग होती है, वही बताया गया है मकर रेखा और कर्क रेखा के माध्यम से। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में रहती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। तो रात और दिन कब बराबर होते हैं? 2 दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान में एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगे हुए एक डंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से एक दूर स्थित किसी वृक्ष के ऊपर हिस्से को किसी बिंदु और झंडे को देखिए। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलाएं। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है और पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने चित्र 3.3 में देखा था। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का कोण 66.5 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 2 है, घूर्णन एवं परिक्रमण का परिभाषित करें। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, जैसे हमने पढ़ा था घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति किसी भी पिंड का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और एक पिंड का दूसरे पिंड के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करना परिक्रमण गति कहलाता है। लीप वर्ष क्या है? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं, जो कि 4 वर्षों में एक बार आता है, जिसमें फरवरी माह में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिणी अयांतों में अंतर बताइए। उत्तरी अयांत देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में गर्मी का मौसम होता है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और इस अवस्था को उत्तरी अयांत कहते हैं। दक्षिणी अयांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषुव क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव की ओर सूर्य नहीं झुका हुआ होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इस भौगोलिक स्थिति को विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं और इसे भौगोलिक स्थिति को विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयांत अलग अलग समय में होता है, ऐसा क्यों?
21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ सबसे अधिक झुका हुआ होता है, जिस वजह से सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। परंतु 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर सबसे अधिक झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अतः दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। उसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयांत अलग अलग समय में होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ऐसा क्यों? जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे उत्तरी ध्रुव वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध पर रात रहती है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध के भागों में प्रकाश प्राप्त होता है, जिसमें 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव में दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव में रात होती है। सही उत्तर पर चिन्हित करना है। पहला है, पृथ्वी की सूर्य और सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून। गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऋतुओं में परिवर्तन की किस गति के कारण होता है? ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? बताइए। परिक्रमण गति के कारण होता है। खाली स्थान भरने हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। इसका हो जाएगा 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में घूमती है। स्थिर। 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो इसमें आ जाएगा शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार आगे भी पढ़ते रहें। धन्यवाद।